हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? सर प्रोफेसर बनने का सपना देखते हो। आपको अपने विषय पे पकड़ बनानी है। जिसके लिए मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने किस प्रकार तैयारी मेरे मन साइंस से हो या आर्ट्स से हो, जब मैं आपकी ये बीएससी में सब करना है तो मास्टर्स करना है। आप एमएससी कर सकते हो, एमए कर सकते हो। इससे एमएससी या एमएससी होगा, उसी सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन सकते हो। यूजी नेट क्या होता है? यूजी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट। एक हमारी होती है जनवरी, दिसंबर जनवरी के टाइम पे, एक हमारे होते हैं मई जून। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसमें हम यह जानेंगे कि अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने का सपना देखते हो, आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी को काम पे ले जाना है, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से आपको तैयारी शुरू करनी है। अगर आप स्कूल से भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना शुरू करना चाहते हो तो ये भी एक बेस्ट समय है। आपको अपने विषय पे पकड़ बनानी है। उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आपको किस तरह आगे की रणनीतियाँ आपकी रहेगी, उन सबको मैं कोशिश करूँगा विस्तार से बताने के लिए। बच्चों, आज से पहले मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने किस प्रकार तैयारी की थी, मेरे मन में क्या क्या सवाल थे, तो उन सबको भी मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा। क्योंकि शुरुआती दौर में हमारे मन में क्या क्या सवाल आते हैं, हमें कहीं से उनका राइट आंसर नहीं मिलता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों को भी आपके सामने रखूं और कोशिश करो उनका एक सही उत्तर देने की। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि अगर आप साइंस से हो या आर्ट्स से हो। अभी मैं आपकी ट्वेल्थ की बात कर रहा हूँ। अगर आप ट्वेल्थ में साइंस में हो या आर्ट्स में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपको करना क्या है? अभी आप ट्वेल्थ की तुरंत बात आप कर नहीं सकते। ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना है? ट्वेल्थ के बाद आप बीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो। बीए बीएससी में से आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है? मास्टर्स करना है। आप एमएससी कर सकते हो, एमए कर सकते हो। एमएससी या एमए किसी भी एक सब्जेक्ट से होता है। ठीक है? आप जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया है या एमए किया है, उसी सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर बन सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जिस सब्जेक्ट से आपका एमए या एमएससी होगा, उसी सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन सकते हो। उसके लिए आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे पहले आपको अपने विषय पर गहरी पकड़ बनानी है। उस गहरी पकड़ को बनाने के लिए ये बहुत ही सही समय है। अगर आप ट्वेल्थ में हो या ग्रेजुएट कर रहे हो या आप एमए कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही उचित समय है। इस समय पर अपने विषय पर जितनी गहरी से गहरी पकड़ आप बना सकते हो, उतनी बनाने की कोशिश करो। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन इतना हाई है कि सीट मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है? बच्चे कई कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो पाता है। कट ऑफ इतनी हाई जाती है, नहीं हो पाता है। ठीक है? इसलिए आप अपने विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाओ। ठीक है? मैं आपको बताना चाहूँगा यूजी नेट क्या होता है। यूजी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजी साल में 2 बार परीक्षाएं कंडक्ट करवाती है। एक तो हमारे फॉर्म निकलते हैं, जो हमारी परीक्षा होती है। एक हमारी होती है जनवरी, दिसंबर जनवरी के टाइम पे, एक हमारे होते हैं मई जून या जून जुलाई। इस टाइम पे हमारे साल में 2 बार हमारे एग्जाम होते हैं। ठीक है? इन एग्जाम को ऑल ओवर इंडिया से सभी बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है? सभी बच्चे ऑल ओवर इंडिया से इसको फॉर्म भरते हैं। उसके बाद होता क्या है? कैटेगरी वाइज आपकी अलग-अलग मेरिट लगती है। ठीक है? कैटेगरी वाइज आपकी अलग-अलग मेरिट लगती है। साथ-साथ क्या होता है? हमारा जो यूजी नेट का जो हमारा रिजल्ट आता है, वो 3 फेज़ में कंडक्ट होता है। सबसे पहले जो हाई रैंकर बच्चे रहते हैं, उनको जेआरएफ मिलता है। जो टॉप स्कोरर बच्चे रहते हैं, उनको मिलता है जेआरएफ। उसके बाद जो हमारी सेकंड पोज़ीशन आती है, जो उससे कम रेंज वाले रहते हैं, उनको मिलता है नेट। ठीक है? उसके बाद होता है हमारा नेट। उसके बाद तीसरा फेज़ हमारा होता है, वो होते हैं ओनली फॉर पीएचडी। ठीक है? अब मैं इनके आपको फ़ायदे बताता हूँ, इनमें क्या फ़ायदे हैं। ठीक है? अगर आपका जेआरएफ हो जाता है, जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है, उसमें फ़ायदा क्या है? पहले तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसमें आपको फेलोशिप मिलती है। जो आपकी फेलोशिप रहती है 35 से 40 हज़ार पर मंथ रहती है आपकी। फेलोशिप आपकी सरकार आपको 5 साल तक पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए पर मंथ आपको 35 से 40 हज़ार फेलोशिप देती है जेआरएफ में। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी हमारी थी, जो दूसरी हमारे फेज़ रहता है, जिसमें हम बोल रहे थे ओनली फॉर नेट या नेट के लिए जो मैं बोल रहा था, उसमें क्या रहता है? उसमें भी आप पीएचडी कर सकते हो। लेकिन
उसमें जो आपकी फेलोशिप रहती है वो अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग रखते हैं। कहीं जगह 8,000 मिलती है आपको, कहीं 10,000, कहीं 15 भी रहती है, कहीं 20 भी देते हैं, अलग अलग रहती है। ठीक है। अब इन दोनों में जेआरएफ और नेट में होता क्या है, जो बच्चा जेआरएफ वाला है, जो बच्चा नेट वाला है, दोनों दोनों बच्चे आपके पीएचडी के लिए एलिजिबल है, पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है। साथ साथ क्या है, फेलोशिप भी मिल रहे हैं उनको, किसी को कम मिले, किसी को ज़्यादा मिले। लेकिन साथ साथ इनको एक और प्लस फायदा क्या है, किसी भी जगह आप, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ाने के लिए, किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। या गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों से जहाँ से भी फॉर्म निकलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वहाँ आप उनको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मेरा लास्ट जो मैंने बताया था आपको, ओनली फॉर पीएचडी, लेकिन उसमें क्या होता है ओनली फॉर पीएचडी में, उसमें आप सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, आप सिर्फ पीएचडी कर सकते हो। अगर श्रीनगर जैसे हमारा एचएनबी गढ़वाल है, अगर वहाँ से अगर पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं तो आप पीएचडी के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ वहाँ से पीएचडी कर सकते हो। ठीक है। किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल अभी नहीं हो, पीएचडी करने के बाद एलिजिबल हो, लेकिन अभी एलिजिबल नहीं हो आप। या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कोई फॉर्म निकलते हो, वहाँ के लिए आप एलिजिबल अभी नहीं हो। ठीक है। पीएचडी आप कर सकते हो। ठीक है। हमारी 3 कैटेगरी हो गई। ठीक है। पहला सवाल तो बच्चों का यही रहता है कि किस तरह से होता है। उसके बाद हमारा होता है कि आपको यह पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है। देखो साइंस हो, आर्ट्स हो, ठीक है, हर किसी का अपना सिलेबस होता है। ठीक है। हर जगह आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चों के साथ आपको फाइट करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद ही आपकी मेरिट बनती है। अब देखो हमारे जैसे मैं हिंदी को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एसएसटी हो, या कोई अन्य सब्जेक्ट हो, कोई अन्य सब्जेक्ट हो, मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इन सब में 2 पेपर आपके होते हैं। एक आपका होता है पेपर फर्स्ट, एक आपका होता है पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट आपका होता है वो होता है आपका 100 नंबर का। पेपर फर्स्ट आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें 10 यूनिट होते हैं। ठीक है। पेपर फर्स्ट आपका 100 नंबर का होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी पेपर हो, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, पेपर फर्स्ट सबका जो उसका सिलेबस होता है उसका सबके लिए सेम रहता है। 10 यूनिट है, 10 के 10 यूनिट इकोनॉमिक्स वाले के लिए वही रहेंगी, ज्योग्राफी वाले के लिए वही रहेंगी, पॉलिटिकल साइंस वाले के लिए वही 10 यूनिट रहेगी। यूनिट सबके लिए सेम रहती है। ठीक है। लेकिन जो पेपर सेकंड होता है हमारा, जो हमारा मेन हमारा पेपर होता है, जो हमारा सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता है हमारा, उसमें क्या होता है वो सबका अलग अलग होता है। हिंदी वाले का हिंदी होगा obviously, ठीक है, मैथ्स वाले का मैथ्स होगा, साइंस वाले का साइंस होगा, इकोनॉमिक्स वाले का इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी वाले का ज्योग्राफी होगा। ये जो हमारा दूसरा पेपर होता है ये हमारा 200 नंबर का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं रहती है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, माइनस मार्किंग नहीं रहती है, क्योंकि यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं रहती है। ठीक है। जो हमारा पहला पेपर था उसमें 100 नंबर का रहता है, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। प्रत्येक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक है। 10 यूनिट है तो 50 हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 50 इंटू 2 100 हो गया। 100 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट हो गया, 200 नंबर का आपका पेपर 2 हो गया, तो आपका हो गया 300 नंबर का आपका ओवरऑल पेपर होता है, जिसके बेस पर आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है। ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप जानना चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है। अगर आप यूजी नेट्स के लिए, अगर हिंदी साहित्य से, अगर हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो, अगर हिंदी साहित्य के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। मैं आपको कोशिश करूँगा नोट्स प्रोवाइड करवाने की, जो भी मेरे से हो पाएगा, जो भी स्टडी मटेरियल मेरे से हो पाएगा, मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क आपको देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। और अन्य भी जो आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके संबंधी जो हिंदी साहित्य से यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको आप मेरा चैनल शेयर कर सकते हो या उनको बता सकते हो चैनल के बारे में। ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा हिंदी साहित्य जो हमारा सिलेबस है उसको बताना चाहूँगा। चलो पीपीटी के माध्यम से मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे। तो बच्चों ये आपके सामने हमारा यूजी नेट हिंदी का सिलेबस है, जिसको मैं आपको थोड़ा एक बार दिखाना चाहूँगा किस तरह से हमारा पेपर बनता है, हमको क्या-क्या टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। और आप इसमें देख सकते हो कि आपके बीए या एमए में कौन-कौन से टॉपिक आपके लगे हुए हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने बीए और एमए में अपना हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो 70 से 80% आपका यूजी नेट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आप देख सकते हो जो हमारे यूजी नेट जो हिंदी का हमारा पेपर होता है उसमें हमारे 10 यूनिट रहती है। हर पेपर में कोई भी पेपर हो आपकी 10 यूनिट हर जगह रहती है। पहली यूनिट जो हमारी है हिंदी भाषा और उसका विकास।
ठीक है। पहली यूनिट हमारी क्या है, हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वगैरह ये आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी यूनिट 2 है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। इसमें रासो साहित्य वगैरह, कविता क्या है, हिंदी कविता विद्यापति, ये सब आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है। उपन्यास हो या कहानी, नाटक, इन सबको आपको देखना है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी तीसरी यूनिट है, साहित्य शास्त्र। तीसरी यूनिट हमारी जो है साहित्य शास्त्र। इसमें काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, तो आपके सभी सिद्धांत आपके इसमें आते हैं। उसके बाद जो हमारी चौथी यूनिट है वो है हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण और स्वतंत्रता आंदोलनों की वैचारिक पृष्ठभूमि होगी आपका। इसमें आप अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, ठीक है, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, इन सबको पढ़ोगे यहाँ पे। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, इन सब के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद हमारी पांचवी यूनिट है वो है कविता। इसमें आपको पृथ्वीराज रासो का रेवाता पढ़ोगे, खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया, इन सबको यहाँ पे पढ़ोगे आप। ठीक है। यह भी काफ़ी बड़ी यूनिट है। उसके बाद जो हमारी छठवीं यूनिट है, हिंदी उपन्यास। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप लोग कोशिश करो, जितने भी उपन्यास आपके यूजीसी नेट में लगे हैं, इन यूनिट को आप अधिक से अधिक यूनिट को पढ़ सको। ठीक है। कोशिश करो। जैसे जो छोटे छोटे उपन्यास उनको आप पढ़ सकते हो। ये देवरानी जेठानी कहानी बहुत छोटा उपन्यास है। परीक्षा गुरु भी छोटा ठीक ठाक है। गोदान हो गया आपका, शेखर एक जीवनी, पहला भाग लगा है, इसके 2 भाग है, पहला भाग लगा है। बाण बढ़ के आत्मकथा है, मेला आंचल है, झूठा सच है, मानस का हंस है। ये सब उपन्यास आपको पढ़ने हैं। ठीक है। इन उपन्यासों से आपके काफ़ी डीप ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जो हमारी 7वीं यूनिट है वो हमारी हिंदी कहानी। अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो तो आप मेरे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ना ना भूलिए। मैं आपको जो हमारे हिंदी साहित्य में, हमारे जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है, इसमें 21 कहानियाँ लगी है। मैं इन 21 की 21 कहानियों का जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम पे देने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ वहाँ जाके इन कहानियों की PDF को डाउनलोड करके इनको ज़रूर पढ़िए। ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। हर यूनिट का अपना अपना वेटेज है। जो हमारे 8वीं यूनिट है, हिंदी नाटक। कोशिश करिए नाटक पढ़ने की, पढ़ पाओ तो ठीक है, क्योंकि कई नाटक छोटे छोटे हैं तो उनको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको वेटेज हर क्वेश्चन का, हर यूनिट का रहता है। उसका जो हमारी 9वीं यूनिट है, हिंदी निबंध, तो इनको भी आप पढ़ सकते हो। यह भी ज़्यादा बड़े नहीं है, कोई निबंध छोटे छोटे, कोई बड़े भी है, तो इन निबंधों को आप जरूर पढ़िए। 10वीं यूनिट हमारी जो है, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। ठीक है। तो यह भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। आपको पढ़ने चाहिए। अगर आप इन सबको अगर नहीं पढ़ पाते हो तो आप कोशिश करिए कि आप मेरी कक्षाओं से जुड़िए, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं जितना भी मेरे से हो पाएगा आपको टीचिंग मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। इस तरह मैंने अपने यूजी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया था, उन सबको मैं आपको इस चैनल के माध्यम से साझा करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग भी आने वाले समय के असिस्टेंट प्रोफेसर बन के उभरे। ठीक है। अगर कोई अन्य विद्यार्थी किसी और सब्जेक्ट का है जो चाहता है कि सर हमारा सिलेबस भी हमें चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपका सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कक्षा कैसी लगी जरूर बताइए। आपका कोई भी सवाल होता है सिलेबस से रिगार्डिंग, या आपको किस तरह तैयारी करनी है, कोई सवाल जो मेरे से ना लिया गया हो, छूट गया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का उत्तर देने का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।